प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के अंतर्गत पाठ 8 तनाव। जैसा कि आपको पता है कि भारत की खोज पुस्तक के रचयिता हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने इस पुस्तक की रचना अंग्रेजी भाषा में की थी। पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इसका हिंदी अनुवाद किया हिंदी साहित्य के ही महान साहित्यकार प्रेमचंद जी ने और इन्होंने हिंदी में इसका नाम रखा भारत की खोज। नेहरू जी ने इस पुस्तक में यानी भारत की खोज पुस्तक में भारत के इतिहास का वर्णन किया है, भारत के अतीत का वर्णन किया है कि भारत किस प्रकार अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी प्राचीन सभ्यता को लेकर आधुनिक समय तक पहुंचा, किस तरह से प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का विस्तृत विकास हुआ। यानी भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर कितना दृढ़ था। भारत एक ऐसा देश रहा, भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही जहां विदेशियों ने बारंबार आक्रमण किया। यहाँ की खुशहाली को, यहाँ की समृद्धि को देखकर विदेशी आक्रांताओं ने बारंबार यहाँ पे आक्रमण किया। 3 प्रकार के आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। पहले आक्रांता थे जो भारत पर आक्रमण करते थे, भारत की धन संपत्ति को लेकर अपने देश वापस चले जाते थे। दूसरे प्रकार के आक्रांता हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में रह गए और भारत में शासन करने लगे। तीसरे प्रकार के आक्रांता हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर शासन किया, लेकिन वे भारत को अपना नहीं मानते बल्कि यहाँ की धन संपत्ति अपने देश में लेकर चले जाते थे। तो ऐसे ही आक्रांता हुए अंग्रेज, ब्रिटिश, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर शासन करने लगे। अंग्रेज भारत की धन संपत्ति को अपने देश लेकर जा रहे थे। यहाँ उन्होंने अत्यधिक अत्याचार किया, दमन नीति चलाई और अंग्रेजों की इस दमन नीति के कारण, उनके अत्याचार के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसे ही एक आंदोलन का सूत्रपात कांग्रेस कमेटी ने किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने। इसे गांधी जी ने सक्रिय बनाया। गांधी जी का जब प्रवेश भारतीय राजनीति में हुआ तो गांधी जी ने इस कांग्रेस कमेटी को सक्रिय किया, इसका विस्तार किया। गांधी जी ने ऐसे जन आंदोलन प्रारंभ किए जिन जन आंदोलन के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। लोग अंग्रेजों को भारत से किसी भी कीमत पर भगाना चाहते थे। तो ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 7 और 8 अगस्त 1942 को खुली सभा में एक प्रस्ताव पर विचार करना प्रारंभ किया। इस प्रस्ताव को आज हम भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। 1942 के प्रारंभिक महीने में पूरे विश्व में विश्व युद्ध की संभावना बन रही थी। पूर्वी देशों में युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारतीय नेता और भारत की जनता इस बात से संशयग्रस्त थी कि कहीं भारत के प्रमुख शहरों पर भी हवाई हमले न होने लगे और उस युद्ध से भारत भी प्रभावित न हो जाए। तो इस तरह से ये जो प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के नेतृत्व में विचार किया गया। उसमें यह भी सोचा गया कि ब्रिटिश सरकार से कहा जाए कि भारत में एक अंतरिम सरकार बने। भारत में क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि यानी ब्रिटेन राजसत्ता के प्रतिनिधि यहाँ भारत में शासन किया करते थे। वायसराय के नाम से और भी कई अंग्रेज यहाँ आए और शासन किया। तो वे सभी क्या थे, ब्रिटेन के राजसत्ता के प्रतिनिधि थे। यानी एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार, जो इंग्लैंड के ब्रिटिश सरकार थी, वही भारत में राज कर रही थी। तो यहाँ की कांग्रेस कमेटी ने, यहाँ के नेताओं ने विचार किया कि ब्रिटेन से यह अपील किया जाए कि भारत में एक अंतरिम सरकार बने और यहाँ सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को उसमें भागीदार बनाया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, और भी जो प्रतिनिधि हैं सब उस अंतरिम सरकार में भागीदार बने, भागीदारी निभाएं और भारत की एकता के लिए, भारतीय जनता के हित में ये सरकार काम करे। कि वे ब्रिटेन से यह भी अपील करें कि वे मित्र शक्तियों के साथ
सुनिश्चित करें। भारत में जो हथियारबंद सैनिक हैं और साथ में अहिंसक शक्तियां, सबको मिलाकर भारत की सुरक्षा के हित में विचार किया जाए। ये मित्र शक्तियां कौन है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर जो देश ब्रिटेन के शत्रुओं के साथ लड़ रहे थे वे ब्रिटेन के मित्र शक्ति हुए, और भारत चूंकि ब्रिटेन के अधीन था तो भी एक प्रकार से भारत की भी वो मित्र शक्ति हुई। तो इस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने विचार किया कि वे मित्र शक्तियों से अपील करें कि भारत की सुरक्षा को वे सुनिश्चित करें जिससे भारत पर हमले न हो। इसके बाद इन नेताओं ने यह भी विचार किया कि वे ब्रिटेन से और संयुक्त राष्ट्र से यह अपील करें कि वे संसार को आजादी दें। भारत तो ब्रिटेन के अधीन था तो आजादी के लिए भारत संघर्ष कर ही रहा था, लेकिन कई ऐसे भी देश थे जो ब्रिटेन के अधीन थे, जो अन्य देशों के अधीन थे और वे भी संघर्ष कर रहे थे अपनी आजादी के लिए। तो भारत की तरह वो भी आजाद होना चाहते थे, तो क्या उन्हें भी आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो उस समय भारतीय नेताओं ने विचार किया कि जिस तरह से भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरे देश भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें भी आजादी मिलनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र से ब्रिटेन से अपील किया जाए कि जो देश गुलाम है, किसी न किसी राष्ट्र के अधीन है, उन्हें भी आजादी मिले। तो इस तरह से संसार की आजादी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने भी ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील करने का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से यह जो प्रस्ताव है यह 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। इसके बाद यह जो प्रस्ताव रखा गया उसके समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा गांधी जी ने यह विचार किया कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि से, वायसराय से और संयुक्त राष्ट्र के मुख्याधिकारियों से मुलाकात करेंगे और भारत की सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक समझौता करेंगे जिससे कि भारत अपनी संप्रभुता, अपनी एकता और अपने हित के हिसाब से शासन कर सके, भारतीय जनता को सही तरीके से सरकार से वो सारे सहूलियत मिल सके, सरकार से वे सभी लाभ मिल सके जिसे भारतीय जनता चाहती हो, जो भारतीय जनता के लिए हितकर हो। तो इस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 7 और 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव पर विचार किया। कांग्रेस ने यह भी निर्णय लिया कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाए जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो और अंग्रेजों को इस देश से भगाया जा सके। और यह जन आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला था और गांधी जी की इच्छा से होने वाला था। यदि गांधी जी चाहें तो ऐसा जन आंदोलन प्रारंभ किया जा सकता है और भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत की खुशहाली के लिए गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किए जा सकते हैं। और कांग्रेस कमेटी ने यह भी विचार किया कि हम ये जो आंदोलन करेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन किया जाएगा, उस आंदोलन से कांग्रेस को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। कांग्रेस को विस्तृत करने के लिए या कांग्रेस के विस्तार के लिए या कांग्रेस को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आंदोलन नहीं होगी, बल्कि जो आंदोलन होंगे इससे भारतीय जनता को शक्ति प्राप्त होगी, भारतीय जनता को अंग्रेजों से आजादी के लिए एक नेतृत्व प्राप्त होगा और भारतीय जनता शक्तिशाली बनेगी। तो इस तरह से 8 अगस्त 1942 को यह जो प्रस्ताव था, भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो विस्तृत प्रस्ताव था, उसको पारित कर दिया गया। और इसके पारित होते ही जैसा कि पहले सोचा गया था, अंग्रेज उद्वेलित हो गए, अंग्रेजी शासन उग्र हो गई और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए इस प्रस्ताव को पारित न किया जाए, इस प्रस्ताव को लागू न किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई और पूरे भारत में गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई और इसी श्रृंखला में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में लाया गया। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति प्रारंभ कर दी, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा था। भारत छोड़ो मतलब कौन भारत छोड़ेगा? अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। तो अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए ये प्रस्ताव था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित होने से, इस प्रस्ताव के लागू होने से और इस जन आंदोलन के उग्र होने से
अंग्रेजों को ही देश से जाना था, इसलिए अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, उन्हें मारना शुरू किया, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया और जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किया और भारत के विभिन्न जेलों में उन्हें बंद कर दिया गया और नेहरू जी को अहमदनगर के किले में लाया गया। तो इस तरह से अहमदनगर के किले में ही नेहरू जी ने इस पुस्तक भारत की खोज की रचना की। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पाठ 8 तनाव की कथा वस्तु को भली भांति समझ गए होंगे। इसका प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके प्रश्नोत्तर को, यानी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी भारत की खोज नोटबुक में लिखिए। किसी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखिए, मैं अवश्य उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।